टोटल प्रिपरेशन जानकीपुरम लखनऊ के ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। साप्ताहिक करंट अफेयर्स श्रृंखला के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 13 जून से 19 जून तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तर। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने पेंशनरों को डिजिटल जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम बनाने के लिए किसके साथ भागीदारी की है? इसका सही उत्तर है कॉमन सर्विस सेंटर। पेंशन भोगियों को डिजिटल जीवित प्रमाण पत्र प्रदान करने में सक्षम करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कॉमन सर्विस सेंटर के साथ भागीदारी की है। श्रम मंत्रालय के बयान के अनुसार लगभग 65 लाख पेंशन भोगी 3.65 लाख से अधिक सीएससी के माध्यम से अपना जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। हर वर्ष कर्मचारी पेंशन योजना अर्थात ईपीएस पेंशन भोगियों को पेंशन जारी रखने हेतु अपने जीवित प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता होती है। जीवित प्रमाण पत्र जमा करने की तिथि से 1 वर्ष तक ही वैध रहता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस समझौते के अंतर्गत विदेशी जीवित प्रजातियों के आयात हेतु नियमावली जारी की है? इसका सही उत्तर है साइट्स अर्थात द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाना एंड फ्लोरा। साइट्स द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाना एंड फ्लोरा वन्य जीवों और वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर देशों के बीच एक समझौता है और भारत साइट्स का हस्ताक्षरकर्ता देश है। यह समझौता 1 जुलाई 1975 से लागू हुआ। भारत इस समझौते के लागू होने के लगभग 1 वर्ष बाद 18 अक्टूबर 1976 को इसमें सम्मिलित हुआ और इस समझौते में सम्मिलित होने वाला 25वां सदस्य बना। वर्तमान में साइट्स के पक्षकारों की संख्या 183 है। साइट्स का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्यजीवों और वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके अस्तित्व को संकट न उत्पन्न हो। पर्यावरण मंत्रालय ने साइट्स समझौते के अनुसार विदेशी प्रजातियों के आयात के पैमाने का आकलन करने के लिए नियम जारी किए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस संगठन ने संयुक्त राष्ट्र में यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू अर्थात यूपीआर 3 प्रस्तुत किया? इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अर्थात एनएचआरसी ने देश में मानवाधिकार की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र को एक मध्यावधि रिपोर्ट प्रस्तुत की है। यह पहली बार है जब एनएचआरसी रिपोर्ट को मध्य में प्रस्तुत कर रहा है, जिसमें जलवायु परिवर्तन, महिलाओं, बच्चों, विकलांगों और बुजुर्गों के अधिकारों पर सरकार की नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। एनएचआरसी ने रिपोर्ट में यह भी बताया है कि भारत सरकार एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम के प्रस्ताव पर भी त्वरित गति से विचार कर रही है। हमारा अगला प्रश्न है, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मुख्यालय कहां स्थित है? इसका सही उत्तर है कोलकाता। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स अर्थात आईसीसी अग्रणी और एकमात्र राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, जिसे 1925 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स अर्थात आईसीसी के 95वें पूर्ण वार्षिक सत्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने पूर्वी भारत और उत्तर पूर्व में उद्योगों के विकास में योगदान के लिए आईसीसी की प्रशंसा की। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निजी बैंक शेयरधारिता मानदंडों की समीक्षा करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय आंतरिक कार्यकारी समूह का गठन किया गया है? इसका सही उत्तर है पीके मोहंती। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निजी क्षेत्रों के बैंकों के स्वामित्व, संचालन एवं कॉरपोरेट संरचना की समीक्षा करने के लिए एक समिति अथवा आंतरिक कार्य समूह का गठन किया गया है। इस समूह का नेतृत्व आरबीआई के कार्यकारी निदेशक पीके मोहंती करेंगे। यह समूह निजी क्षेत्र के बैंकों के स्वामित्व पर बैंकिंग और नियमों के लाइसेंसिंग दिशा निर्देशों की जांच करेगा। यह एक गैर वित्तीय होल्डिंग कंपनी के माध्यम से वित्तीय सहायक कंपनियों की होल्डिंग पर विनियमों की भी समीक्षा करेगा।
भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान नियमों के अनुसार निजी क्षेत्र के बैंक के प्रवर्तक को 3 वर्ष में अपनी हिस्सेदारी को घटाकर 40%, 10 वर्ष में 20% और 15 वर्ष में 15% पर आवश्यक रूप से लाने का प्रावधान किया गया है। यह समिति 30 सितंबर 2020 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने iFlows नाम से एक एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली शुरू की है? इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने iFlows मुंबई नामक एक एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली की शुरुआत की। इस चेतावनी प्रणाली को संयुक्त रूप से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और बृहन मुंबई नगर निगम द्वारा विकसित किया गया है। यह 6 से 72 घंटे पहले बाढ़ संभावित क्षेत्रों को चेतावनी संदेश दे देगा। iFlows एक मॉड्यूलर संरचना पर बनाया गया है और इसमें डेटा एसिमिलेशन, फ्लड इंड्यूशन, वल्नरेबिलिटी, रिस्क डिसेमिनेशन मॉड्यूल और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जैसे 7 मॉड्यूल हैं। चेन्नई के बाद मुंबई ऐसी प्रणाली प्राप्त करने वाला दूसरा शहर है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार किस उच्चतम स्तर तक पहुंच गया है? इसका सही उत्तर है $500 बिलियन। 5 जून 2020 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $8.2 बिलियन की वृद्धि के साथ 501.70 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 500 अरब डॉलर के पार पहुंचा है। विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत 5वें स्थान पर है। इस सूची में चीन पहले पायदान पर। हमारा अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारतीय विक्रेताओं के साथ पूंजी अधिग्रहण अनुबंधों के लिए वितरण की अवधि 4 महीने बढ़ा दी है? इसका सही उत्तर है रक्षा मंत्रालय। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय विक्रेताओं के साथ सभी मौजूदा पूंजी अधिग्रहण अनुबंधों के लिए डिलीवरी की अवधि 4 महीने बढ़ा दी है। रक्षा मंत्री के अनुसार यह अवधि 4 महीने यानी 25 मार्च 2020 से 24 जुलाई 2020 तक लागू रहेगी। कोविड-19 महामारी के कारण आपूर्ति श्रृंखला में उत्पन्न संकट के कारण यह कदम उठाया गया है। हमारा अगला प्रश्न, केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है आरोग्य पथ। केंद्र सरकार ने आरोग्य पथ नाम से एक नया हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद अर्थात CSIR द्वारा आरंभ किया गया है। इस पोर्टल का उद्देश्य निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण स्वास्थ्य आपूर्ति की वास्तविक समय पर उपलब्धता प्रदान करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुसार यह सार्वजनिक मंच महत्वपूर्ण स्वास्थ्य आपूर्ति के बारे में जानने में ग्राहकों की मदद कर सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, एनोस्मिया जो हाल ही में सुर्खियों में थी किस जैविक घटना से जुड़ी है? इसका सही उत्तर है गंध का महसूस न होना। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित नैदानिक प्रबंधन प्रोटोकॉल के अनुसार एनोस्मिया अर्थात गंध का महसूस न होना और अग्यूजिया अर्थात स्वाद का महसूस न होना को कोविड-19 लक्षणों की आधिकारिक सूची में जोड़ा गया है। श्वसन लक्षणों की शुरुआत से पहले कोरोना वायरस संक्रमित रोगियों द्वारा इन लक्षणों को लगातार बताया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 का उपचार करने के लिए रेमडेसिवियर दवा के उपयोग को मंजूरी दे दी है। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने भोगापुरम में ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए GMR एयरपोर्ट्स के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में भोगापुरम में एक ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए GMR एयरपोर्ट्स के साथ एक विशेष सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रस्तावित स्थान विजयनगरम जिले में स्थित है जो विशाखापत्तनम से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी की उपस्थिति में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। राज्य कैबिनेट ने भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए GMR समूह के चयन को मंजूरी प्रदान की थी। हमारा अगला प्रश्न है, नीति आयोग ने महिला उद्यमिता मंच को बढ़ावा देने के लिए किस बॉलीवुड सेलिब्रिटी को नामित किया था?
इसका सही उत्तर है सुशांत सिंह राजपूत। युवा बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को हाल ही में 34 साल की उम्र में उनके निवास स्थान पर मृत पाया गया था। सुशांत को MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी, सोन चिरैया, काय पोचे, डिटेक्टिव व्योमकेश बख्शी जैसी फिल्मों में उनके प्रशंसित प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। भारत सरकार के नीतिगत थिंक टैंक नीति आयोग ने वर्ष 2018 में महिला उद्यमिता मंच को बढ़ावा देने के लिए उन्हें नामित किया था। हमारा अगला प्रश्न है, ग्लोबल फर्म TPG कैपिटल और एल कैटरटन किस भारतीय डिजिटल कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने जा रही हैं? इसका सही उत्तर है जियो प्लेटफॉर्म्स। संयुक्त राज्य अमेरिका की निजी इक्विटी फर्म TPG कैपिटल और एल कैटरटन क्रमशः जियो मंच में 8वें और 9वें निवेशक बन गए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी उपभोक्ता केंद्रित निजी इक्विटी फर्मों में से एक एल कैटरटन जियो प्लेटफॉर्म्स में 1894.50 करोड़ रुपए में 0.39% हिस्सेदारी खरीदेगी। एक अन्य वैश्विक निवेश फर्म TPG कैपिटल भी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की डिजिटल इकाई जियो प्लेटफॉर्म्स में 0.93% हिस्सेदारी 4,546.80 करोड़ रुपए में खरीदने जा रही है। 22 अप्रैल से जियो प्लेटफॉर्म्स ने फेसबुक और सिल्वर लेक सहित अन्य वैश्विक निवेशकों से 1,04,326.95 करोड़ रुपए जुटाए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मर्तेपुरा रे जमराज जिसने कोविड-19 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में एक विशेष ज्यूरी पुरस्कार जीता, किस भाषा में बनी एक लघु फिल्म है? इसका सही उत्तर है ओडिया। ओडिशा के गांव के एक समूह द्वारा निर्मित एक लघु फिल्म मर्तेपुरा रे जमराज ने कोविड-19 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2020 में एक विशेष ज्यूरी पुरस्कार जीता है। यह फिल्म ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस के प्रसारण को रोकने के लिए निवारक उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से बनाई गई है। यह फिल्म संदेश देने के लिए हास्य शैली का उपयोग करती है। हमारा अगला प्रश्न, मई 2020 में मासिक थोक मूल्य सूचकांक अर्थात WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स के आधार पर मुद्रास्फीति की वार्षिक दर क्या है? इसका सही उत्तर है -3.21%। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग अर्थात DPIIT की नवीन अधिसूचना के अनुसार मासिक थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर में मई 2020 में 3.21% की कमी हुई। इसका अर्थ है कि मई 2020 में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर -3.21% है। सरकार ने अप्रैल में थोक मूल्य सूचकांक डेटा को देशव्यापी लॉकडाउन के कारण निलंबित कर दिया था। हमारा अगला प्रश्न है कि संगठन ने ई गवर्नेंस के अंतर्गत अपने 500 से अधिक कार्यालयों में ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया। इसका सही उत्तर है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड अर्थात CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड अर्थात CBIC ने 500 से अधिक GST और सीमा शुल्क कार्यालयों में ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र अर्थात NIC द्वारा विकसित किया गया है। यह उन फाइलों को संभालने की आंतरिक प्रक्रियाओं के स्वचालन को सक्षम करेगा जो मैन्युअल रूप से नियंत्रित की गई हैं और ई गवर्नेंस को बेहतर बनाने में सहायता करेगा। CBIC के 50,000 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी इस एप्लीकेशन का उपयोग करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक अर्थात WCI 2020 में भारत की रैंक कितनी है? इसका सही उत्तर है 43। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने अर्थात IMD ने हाल ही में विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक जारी किया है। भारत ने इस सूचकांक में 43वां स्थान हासिल किया है। 2019 में भी भारत 43वें स्थान पर था। 2018 में 44वें स्थान पर पहुंच गया था। भारत के निरंतर निम्न रैंकिंग मुख्य रूप से खराब बुनियादी ढांचे और अपर्याप्त शैक्षणिक निवेश के कारण है।
हमारा अगला प्रश्न है, अंतर कोरियाई संपर्क कार्यालय भवन जिसे ध्वस्त कर दिया गया किस देश में स्थित था? इसका सही उत्तर है उत्तर कोरिया। दक्षिण कोरिया ने हाल ही में कहा है कि उत्तर कोरिया ने अंतर कोरियाई संपर्क कार्यालय की इमारत को ध्वस्त कर दिया है, जो कोरियाई सीमा के उत्तर में स्थित थी। इस गंभीर घटना के बाद दोनों देशों के संबंधों में हाल ही में गिरावट आई है। उत्तर कोरिया ने पहले ही दक्षिण कोरिया के साथ सीमा पर सैन्य कार्रवाई में संलग्न होने की धमकी दी है। दोनों देशों ने संयुक्त रूप से उत्तर कोरिया के कैसोंग में 2003 में एक संपर्क कार्यालय स्थापित किया था। कैसोंग औद्योगिक परिसर एक संयुक्त औद्योगिक क्षेत्र है जो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया द्वारा संचालित होता है। हमारा अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस 2020 का विषय क्या है? इसका सही उत्तर है प्रेषण अर्थात रेमिटेंस एक जीवन रेखा है। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस अर्थात IDFR दुनिया भर में प्रतिवर्ष 16 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम प्रेषण एक जीवन रेखा है रखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, चीनी कार निर्माता ग्रेट वॉल मोटर्स ने अपने विनिर्माण संयंत्र को आधुनिक बनाने के लिए किस भारतीय राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। चीनी कार निर्माता कंपनी ग्रेट वॉल मोटर ने हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। GWN अर्थात ग्रेट वॉल मोटर भारतीय बाजार में प्रवेश करने वाली नवीनतम चीनी वाहन निर्माता कंपनी है। इस निवेश से 3000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। कंपनी ने भारतीय बाजार में $1 बिलियन का निवेश करने की अपनी योजना की पुष्टि भी। हमारा अगला प्रश्न है, नाबार्ड की निवेश शाखा नाब वेंचर्स ने अपना पहला निवेश किस ग्रामीण फिनटेक स्टार्टअप में किया है? इसका सही उत्तर है जय किसान। नाबार्ड अर्थात नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट की निवेश शाखा नाब वेंचर्स अथवा नैब वेंचर्स फंड ने ग्रामीण फिनटेक स्टार्टअप जय किसान में अपना पहला निवेश किया है। नैब वेंचर्स मई 2019 में 500 करोड़ से अधिक के प्रस्तावित ऑफर्स के साथ लॉन्च किया गया था। मुंबई स्थित इस स्टार्टअप में 30 करोड़ के फंडिंग राउंड के हिस्से के रूप में निवेश किया गया था। हमारा अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का क्रियान्वयन किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? इसका सही उत्तर है रसायन और उर्वरक मंत्रालय। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना रसायन और उर्वरक मंत्रालय की एक पहल है। यह परियोजना जन औषधि केंद्रों के विशेष आउटलेट्स के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली दवाओं को सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराने का प्रयास करती है। वर्तमान में जन औषधि सुविधा सैनिटरी नैपकिन को 6300 से अधिक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर प्रति पैड ₹1 के न्यूनतम मूल्य पर ग्राहकों को उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, अगस्त 2019 के बाद से कौन सी वित्तीय संस्था हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों की नियामक है? इसका सही उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात RBI। भारतीय रिजर्व बैंक ने अगस्त 2019 में राष्ट्रीय आवास बैंक अर्थात NHB से HFC को विनियमित करने की शक्तियां ले ली थीं। हाल ही में RBI ने हाउसिंग फाइनेंस फर्मों के नियमों को संशोधित करने का प्रस्ताव दिया, जिसमें हाउसिंग फाइनेंस की औपचारिक परिभाषा शामिल। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने वाणिज्यिक खनन के लिए कितना कोयला ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया शुरू की है? इसका सही उत्तर है 41। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के कोयला क्षेत्र को निजी क्षेत्रों के लिए खोलने हेतु वाणिज्यिक खनन के लिए 41 कोयला ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया शुरू की। फिक्की के सहयोग से कोयला मंत्रालय ने कोयला खान विशेष प्रावधान अधिनियम और खान व खनिज विकास और विनियमन अधिनियम के प्रावधानों के तहत नीलामी की प्रक्रिया शुरू की। इस नीलामी से अगले 5 से 7 वर्षों में देश में 33,000 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश के आने की संभावना है। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा हर वर्ष कितने अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं? इसका सही उत्तर है 5। भारत को हाल ही में आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में 2021-22 के लिए चुना गया है।
भारत का कार्यकाल जनवरी 2021 से शुरू होगा। प्रत्येक वर्ष महासभा कुल 10 सीटों में से 2 वर्ष के लिए 5 अस्थायी सदस्यों का चुनाव करती है। हाल के चुनाव में भारत ने 192 वैध वोटों में से 184 मत प्राप्त किए। इससे पहले भारत को 7 बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया जा चुका है। इसी के साथ हमारा करंट अफेयर्स का ये वीडियो समाप्त होता है। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही करंट अफेयर्स एवं अन्य विषयों से संबंधित आगामी वीडियो की जानकारी तुरंत प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद।